दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डन पे। तो दोस्तों रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जितने भी उनके प्रश्न थे, जितने भी उनके डाउट थे उन सभी को जो है एक पीडीएफ में लेकर आया है रेलवे। तो सभी के जवाब एक एक करके देख लेते हैं। जितने भी प्रश्न बच्चों ने उनको भेजे थे उसका एक पीडीएफ बना के रेलवे, दोस्तों एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको भी जो जितने भी आपके भी डाउट हैं वो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं, जो सिंपल चीज़ है जो इन्होंने जवाब दी है कि जो ओपनिंग डेट रहने वाली है सभी को पता है कि 9 तारीख को जो है इसका जो नोटिफिकेशन था वो ओपन हो गया था। दूसरा प्रश्न कि क्लोजिंग डेट कब है, वो जो है 8 अप्रैल को है क्लोजिंग डेट। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे इन्होंने जवाब जिसका दिया है कि मॉडिफिकेशन डेट, जो एप्लीकेशन जिन्होंने बच्चों ने भरी है वो उसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कब मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने साफ बता दिया, जैसे इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में भी बताया था कि मॉडिफिकेशन की जो डेट है वो 9 अप्रैल से लेके जो है 18 अप्रैल तक रहेगी। इसमें इन्होंने एक और बात कही है कि अगर आपने जो है पहले ही फॉर्म सबमिट कर दिया हुआ है, उसके बाद अगर आप कुछ मॉडिफाई करोगे तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 250 रुपये जो है फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। और ये जो फ़ीस है और ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न जो इन्होंने जवाब दिया है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माई फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 8 अप्रैल। मतलब कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, जो भी आपने कर रखा है, बीटेक, डिप्लोमा या कुछ भी बीएससी कर रखी है या फिर आईटीआई कर रखी है, तो उसका अगर रिज़ल्ट आपका 8 अप्रैल से बाद आने वाला है, मतलब कि आप वेट कर रहे हो अपने रिज़ल्ट का, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो। तो रेलवे ने साफ यहाँ पे बोल दिया है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपका फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। मतलब कि वेटिंग वाले बच्चे जो वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का, वो बच्चे यहाँ पे जो है अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगला जो प्रश्न इन्होंने जवाब दिया है वो ये है कि अकाउंट को लेकर। ठीक है, तो क्रिएट एन अकाउंट को लेकर इन्होंने जवाब दिया है कि अपना अकाउंट जो है वहाँ पे कैसे क्रिएट करना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो इन्होंने साफ बोला है कि मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल लगेगी। दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप या जो है अपना कंप्यूटर नहीं है तो आप जो है कैफ़े में जाकर उनको साफ़ तरीके से भरवा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक और क्वेश्चन का यहीं पे जवाब दिया कि अगर हमने एएलबी का फॉर्म भरा है तो क्या हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा टेक्नीशियन का फॉर्म फिल करने के लिए। तो इन्होंने साफ जवाब दिया है कि नहीं, आपने जो एएलपी का फॉर्म फिल करने के लिए जो आपने जो है अकाउंट बनाया था उसी में जो है आप जो है अपना टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, अलग से अकाउंट मत बनाना। जो आपने एएलपी का फॉर्म भरा है उसी अकाउंट को लॉगिन करके आप जो है टेक्नीशियन वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला अकाउंट को लेकर ही है, इसको हम देखते नहीं हैं क्योंकि आप तो आसानी से फॉर्म फिल कर ही होगे। ठीक है, देख देख कर जितनी भी डिटेल्स होती हैं बस फिल करनी होती है, अपना नाम वगैरह सारा का सारा। तो अगला जो इन्होंने बोला है कि लॉगिन कैसे करना है, ये भी सिंपल चीज़ कि मोबाइल नंबर लगाओ या फिर ईमेल आईडी लगाओ, अपना पासवर्ड लगाओ, कैप्चा लगाओ तो लॉगिन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत कि अगले प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी पे लेवल्स आर देयर। आपको सिंपली पता है कि पे लेवल कितने हैं, लेवल 5 का है और लेवल 2 का है। उसकी मैंने नोटिफिकेशन भी यहाँ पे लगा के रखी है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया उसमें 2 तरह की पोस्ट है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, एक मैंने यहाँ पे बताया तो मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है, और इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है यहाँ पे, और इसमें लेवल 5 है और लेवल 2 है। ठीक है, आपको दोनों का पता है, टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, ये 2 पोस्टें इन्होंने निकाली हुई हैं। अपने वापस क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। मतलब कि 2 पे लेवल्स के लिए लेवल 5 और लेवल 2 के लिए इन्होंने पोस्टें निकाली हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल्स। मतलब कि दोनों पे लेवल के लिए अगर मैं एलिजिबल हूँ, मतलब कि जो इन्होंने 2 निकाले हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 3 सिग्नल का, उनके लिए एक कॉमन एप्लीकेशन भी चल जाएगी क्या। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, आप सेम एप्लीकेशन नहीं लगा सकते दोनों के लिए। आपको दोनों लेवल के लिए अगर आप क्वालिफाई हो तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे आपको। ठीक है,
अगला प्रश्न जो सिंगल एप्लीकेशन, वही सिंपली फिर से वही जवाब दिया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उनके लिए क्या सिंगल एप्लीकेशन से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, आपको दोनों के लिए अलग अलग जो है फॉर्म फिल करने पड़ेंगे अगर आप दोनों के लिए क्वालिफाइड हो तो। अगला प्रश्न अच्छा है कि कैन आई अप्लाई डिफरेंट आरआरबी फ्रॉम फॉर डिफरेंट पे लेवल्स, मतलब कि हम जो है अलग अलग पे लेवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी से फिल कर सकते हो। तो यस, आप कर सकते हो। जैसे दोस्तों, अगर आपने जो मैंने दो लेवल बताए अभी, ठीक है, एक तो लेवल 5 वाला और लेवल 2 वाला। लेवल 5 वाला जो ग्रेड 1 सिग्नल का है और लेवल 2 वाला जो ग्रेड 3 सिग्नल का है, अगर आप दोनों लेवल के, जैसे लेवल 5 और लेवल 2 के आप दोनों भरना चाहते हो, आप दोनों भरना चाहते हो अलग अलग आरआरबी से, जैसे मैंने लेवल 5 वाला जो है चंडीगढ़ से भर लिया और लेवल 2 वाला जो है इलाहाबाद से भर लिया, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि सेम जो है लेवल का आप डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी से भर दो। डिफरेंट डिफरेंट पे लेवल, डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी, सिंपली याद रखो, ठीक है। अगला प्रश्न जो इन्होंने जवाब दिया है कि फ़ीस क्या कॉमन रहेगी अगर मैं एलिजिबल हूँ दोनों पे लेवल का फॉर्म भरने के लिए, क्या मुझे एक ही फ़ीस देनी होगी? तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया है यहाँ पे कि आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी, सेम फ़ीस से काम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न जो जवाब दिया है इन्होंने कि कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल। मैंने जैसे पहले ही बताया कि अगर आप सेम पे लेवल का फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हो, मतलब कि आप लेवल जो है 2 के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो क्या मैं डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी से इसका सेम पे लेवल का फॉर्म भर सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी से नहीं भर सकते। ये न मत कर देना कि आप जो है एक ही लेवल का, अगर आपने जो है 10th ITI कर रखी है और आप ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हो, तो आप सेम फॉर्म जो है डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी से नहीं भर सकते। एक ही आरआरबी से आपको एक ही पे लेवल का फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अगले प्रश्न का जो इन्होंने जवाब दिया है कि आई हैव क्वालिफिकेशन इन बोथ +2 विद फिजिक्स मैथ एंड ITI विद प्रिस्क्राइब्ड ट्रेड्स, कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। तो यहाँ पे जो इन्होंने जवाब दिया है कि क्या मैंने जो है +2 कर रखी है फिजिक्स मैथ में और साथ में ITI भी कर रखी है, ठीक है, तो क्या मैं ग्रेड 3 की पोस्ट को जो है अलग अलग, जैसे आपको पता है ग्रेड 3 की जो पोस्ट है डिफरेंट डिफरेंट निकली हुई है, क्या मैं जो है एक +2 से भर लूँ, ठीक है, एक 12वीं की ट्रेड से भर लूँ, दूसरा ITI वाला भर लूँ, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं पॉसिबल, मैंने आपको पहले बता दिया। एक ही पे लेवल का एक ही पोस्ट भरा जाएगा। आप एक पे लेवल के लिए दो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर आप क्वालिफाइड हो दोनों पे लेवल के लिए, तो आप जो है अलग अलग पे लेवल का अलग अलग फॉर्म फिल करोगे। सेम पे लेवल का दो फॉर्म अलग अलग आरआरबी से नहीं फिल कर सकते, ठीक है। अगला जो प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है कि आई हैव अंडरगोन लसिक सर्जरी, मतलब कि मैंने लसिक सर्जरी करवाई हो, जो आपको पता है कि आँख की सर्जरी होती है जो, तो ये करवाई हुई है मैंने, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट को फिल करने के लिए? तो इन्होंने साफ बता दिया कि लसिक सर्जरी वाले जो है नहीं एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए, पर आप जो है जाकर मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं जितने भी जो है फुल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, ठीक है। अगला आधार वेरिफिकेशन का आ गया। आई होप सबको पता होगा आधार की क्या वैल्यू है। फॉर्म फिल करने में आपको जो है आधार देना ही पड़ता है फॉर्म फिल करने के टाइम या फिर DV के टाइम। उसके बाद जो इन्होंने जवाब दिया है प्रश्न का वो ये है कि व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम, मतलब कि अगर मैंने जो है नेम, अपना नाम जो है चेंज करवा रखा है, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगवाने पड़ेंगे या लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने साफ बोला है कि जब आप जो है, अगर आपने नेम चेंज करवाया हुआ है अपना, तो आपको जो है एक गैजेटेड नोटिफिकेशन आपने जो है निकाला होगा उसके रिलेटेड, या फिर जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको मिले होंगे अपने नाम चेंज करवाने के रिलेटेड, तो आपको वो साथ में लगाने पड़ेंगे। और साथ ही में इन्होंने बोला कि जब आप DV देने आओगे, तो DV के टाइम पे भी ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। और साथ में आपको अपने जो जब आप एप्लीकेशन अपना फिल करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो दोनों जो नाम, अपने जो आपका पहला नाम था ओरिजिनल जो आपने चेंज करवाया है, तो दोनों नाम भी आपको बीच में आपके लिखने होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न भी आसान है, ये फॉर्म फिल करने के रिलेटेड ही है, तो आपको सभी को पता ही होगा पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, या फिर जो आपका यही सारा बोला हुआ है इन्होंने। अगला जो है
कैन आई चेंज माई आरआरबी? क्या मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो क्या मैं जो है आरआरबी अपना चेंज कर सकता हूँ? तो इन्होंने साफ बोल दिया कि यहाँ पे जो है आप अपना आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने जो है सबमिशन कर दी है अपने एप्लीकेशन की, मतलब आपने अगर सबमिट कर दिया है अपने एप्लीकेशन को, तो आप जो है अपना आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगले प्रश्न का जवाब कि क्या मैं एडिट कर सकता हूँ अपना एप्लीकेशन? आप अपना एप्लीकेशन तब तक ही एडिट कर सकते हो जब तक आपने जो है सबमिट नहीं किया। ठीक है, तब तक ही आप अपना जो है एप्लीकेशन एडिट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। अगला प्रश्न का जवाब जो इन्होंने दिया है कि फ्री ट्रैवल अथॉरिटी का जो एलिजिबल हूँ मैं उसके लिए, तो बच्चे जो SC ST से आते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, वही जो है अपना फ्री ट्रैवलिंग के लिए ऑथोराइज्ड हैं। तो आपको फ्री पास मिलता है, जो भी SC ST के बच्चे हैं तो वही एलिजिबल हैं फ्री पास के लिए। अगला भी सेम उसी के रिलेटेड है। अगला जो ये भी उसी के रिलेटेड है। अगला जो इन्होंने बोला है कि आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब इसको बच्चों ध्यान से देखना। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आपको बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपको दिक्कतें आती हैं बाद में। तो आपको इन्होंने साफ बोला है कि आपको PDF फॉर्मेट में जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। अगर आप SC ST या और भी किसी शेड्यूल कास्ट से आते हो तो आपको अपना PDF फॉर्मेट में अपलोड करना हो, और साथ में 500 KB से जो है नीचे होना चाहिए। अब दिक्कत क्या आती है, मैं ये आपको बताता हूँ कि आपको रेलवे फॉर्मेट में जो है अपलोड करना है। इन्होंने नोटिफिकेशन के नीचे जो है दिया रहता है कि आपको किस फॉर्मेट में जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब दिक्कत ये आती है कि बच्चों के पास स्टेट लेवल का होता है ना, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो बच्चे जो हैं अपना वही अपलोड कर देते हैं। बाद में उनको यही दिक्कत आती है कि वो बनवा नहीं पाते रेलवे फॉर्मेट में। तो मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप जो है अभी तो आप फटाफट नहीं बनवा सकते हैं ना कास्ट सर्टिफिकेट अपना, तो वही अपलोड कर दो। बाद में जब DV आएगा, जब आप फॉर्म अपना पेपर पास कर लोगे, उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, उससे पहले पहले आप अपना जो है रेलवे फॉर्मेट में जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट होता, उसके अलावा दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करते हो ना कोई भी, उसके साथ अपनी एप्लीकेशन जो होती है ना, उसके लास्ट में जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हो, पूरी एप्लीकेशन आ जाती है, उसको भी जो है आपको रखना पड़ता है डाउनलोड करके, क्योंकि ये चीज़ें DV के टाइम पे आपको मांगी जाती हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को नहीं मिलती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करके सेव करके कहीं पे अपने PC में या कहीं पे भी अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे इन्होंने EBC के बारे में बताया है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, उनकी जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो पे स्केल है, वो फैमिली इनकम है वो लेस देन 50,000 होनी चाहिए, मतलब उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका भी जवाब इन्होंने दिया है कि रिनोकिंग एज, मतलब एक बेस एज, इससे नीचे आपको, मतलब इसके नीचे नीचे आपको एज आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए। 1/7/2024 को रिनोकिंग एज, मतलब कि बेस एज मानकर ये चल रहे हैं कि इसी के इस डेट के अनुसार ही आपकी जो है एज मापी जाएगी। ठीक है, अगले जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो नीचे हैं। ये भी अच्छा प्रश्न इन्होंने जवाब दिया है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो है आपको, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मत पर आपको जो है 1 साल के अंदर अंदर, जब जो इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है, जैसे 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो उस टाइम पे उसके बाद जो है 1 साल के अंदर अंदर आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, वहाँ से आपको जो है छुट्टी लेनी पड़ेगी फुल टाइम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको NOC भी लेनी पड़ती है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है उसको भी इनको जो लेना पड़ता है, और इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको जो है NOC चाहिए होती है, तो उस टाइम पे भी आपको जो है NOC सबमिट करवानी पड़ती है आपकी नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे।
इसके अलावा इन्होंने जो जवाब दिया है रेलवे ने कि बेंचमार्क डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड फॉर पीडब्ल्यूबीडी, मतलब कि जो बच्चे जो हैं डिसेबल्ड हैं उनके लिए जो कैटेगरी इन्होंने बनाई है वो तभी एलिजिबल होंगे जब उनकी डिसेबिलिटी 40% और उससे ज़्यादा है, तब उसको उनको जो है कैटेगराइज किया जाएगा पीडब्ल्यूबीडी में, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। ठीक है, अगले जो प्रश्न हैं वो भी सेम इन्हीं के तरह हैं, और जो अच्छा प्रश्न है वो ये है कि रिफंड ऑफ फीस के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो रिफंड ऑफ फीस के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जो बच्चे सीबीटी देने जाएंगे, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएंगे, वही बच्चे जो है एलिजिबल हैं फीस को रिफंड के लिए। मतलब जब आप पेपर दे दोगे उसके बाद आपकी जो है फ़ी रिफ़ंड कर दी जाती है रेलवे के द्वारा, थोड़ा टैक्स लगता है, उसके बाद जो आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाती है। तो उसके बारे में ये इन्होंने जवाब दिया है कि जो बच्चे जो है सीबीटी देने जाएंगे उन्हीं की जो है फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ अच्छा जो इन्होंने जवाब दिया है, जो बच्चों का ज़्यादातर प्रश्न होता है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, I have done a diploma degree in engineering. Can I apply for post of technician grade 3 post? ठीक है, क्या मैंने जो है डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो क्या मैं जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट अप्लाई कर सकते हो? तो इन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं, अपने डिप्लोमा डिग्री के हिसाब से जो है आप अपनी जो है ग्रेड 1 वाली पोस्ट जो है वो फिल कीजिए। ठीक है, ग्रेड 1 की जो पोस्ट निकली हुई है सिग्नल की वो फिल कीजिए, और ये जो टेक्नीशियन 3 की पोस्ट है ये आईटीआई या एनएससी जो के बच्चों के लिए है, उनके लिए ये पोस्ट है, तो डिप्लोमा डिग्री वाले ये फिल ना करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि आई हैव डन एनटीसी एनएससी, कैन आई एंड बोथ क्वालिफिकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, मतलब कि मैंने एनटीसी एनएससी कर रखी है तो मैंने जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट में ये दोनों लगा सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ क्वालिफिकेशन? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, दोनों ऐड करो। ठीक है, आपने अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन की हुई है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगला प्रश्न है कि एनटीसी एनएससी और डिप्लोमा कर रखा है मैंने, तो क्या मैं दोनों जो है कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन इन द एप्लीकेशन? तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट इन इफ़ दे पोजेस एनटीसी एनएससी, मतलब कि अगर आपने एनटीसी एनएससी कर रखा है तो आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट जो है फिल कीजिए। इसके अलावा अगर आपका जो है डिप्लोमा है उसी स्ट्रीम्स में जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दी थी, जो सब्जेक्ट्स इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था उनके रिलेटेड आपका जो है डिप्लोमा है, तो आप ग्रेड 1 वाली पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बोला है। अगला प्रश्न जो इन्होंने जवाब दिया है कि आई हैव कंप्लीटेड बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट? तो इन्होंने साफ बोला है कि दोनों आप जो है ऐड कर सकते हो। इन्होंने मतलब प्रश्न में पूछा गया था कि डिप्लोमा और डिग्री मैंने कर रखा है, क्या मैं जब ग्रेड 1 वाली पोस्ट जो है अप्लाई करूँगा तो क्या मैं दोनों ऐड कर सकता हूँ? तो इन्होंने बोला कि हाँ, ऐड कर सकते हो आप अपनी दोनों डिग्रियाँ, डिप्लोमा और डिग्री की जो है सर्टिफिकेट। ठीक है, आई हैव कम्प्लीटेड 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब मैंने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है। इसको मतलब ध्यान से देखो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों का प्रश्न है कि मैंने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म फिल करने के लिए? तो आप एलिजिबल नहीं है। 3 साल वाला जो डिप्लोमा है वही मान्य है इसमें। इंजीनियरिंग का जो 3 साल वाला डिप्लोमा आता है इंजीनियरिंग का, तो वही मान्य है ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए। तो आपको वही होना चाहिए आपके पास, 2 ईयर डिप्लोमा वाला जो है नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है कि आई एम जो है ए ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो नहीं, आप नहीं फिल कर सकते। क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे, ये अगला प्रश्न है कि स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर स्कैंड जो है आपको अपलोड करना होगा। SC ST कैंडिडेट जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है फ्री ट्रैवलिंग पास चाहिए तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड कर देना। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि साइज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है पहले तो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से नीचे नीचे होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर जो है आपके JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है हाउ कैन आई पे फ़ी, मतलब ऑनलाइन आपको पे कर सकते हो फीस, रेलवे ने बोला है। इसके अलावा स्टेजेस क्या क्या रहेंगी रिक्रूटमेंट की, तो आपको पता है कि पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पिछली बार जब फॉर्म आया था मैंने बताया कि उसमें 2 CVT थे,
तो इस बार जो है अच्छी बात है कि एक ही सीवीटी आपको देना पड़ेगा। तो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी जो है बता दिया था, जो फुल नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो है पूरा इन्होंने दिया है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। उस वीडियो को जाके मेरी देख लो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने जवाब दे दिया कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ज़्यादातर 1/4 रहती है, पर इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जो है मतलब कि 0.33 जो है आपके मार्क्स कट जाएंगे जब आप एक गलत क्वेश्चन करेंगे। तो अगला है चॉइस ऑफ लैंग्वेज में कौन कौन सी जो है 15 लैंग्वेज इन्होंने दी है, कहते वहाँ से आप अपनी एग्ज़ामिनेशन की जो है लैंग्वेज जो है आप अपनी भर सकते हो फॉर्म फिल करने के टाइम पे। शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल, मतलब कि जितनी भी पोस्ट दे रखी हैं तो उनको प्रेफरेंस दे सकता हूं मैं ऑर्डर में, जितनी भी दे रखी हैं। ठीक है, तो हाँ आप जितनी मर्जी मतलब जितने भी कैटेगरीज दे रखी हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली पोस्ट की, तो आप सभी को ऑर्डर वाइज जो है प्रेफर कर सकते हो। उसमें ऑप्शन आता है कि इसको आपको प्रेफरेंस पहले नंबर पे देनी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे। तो ये सारा जो है आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा, और इसके बाद जो है इन्होंने बोला है कि अगर आप प्रेफरेंस नहीं फिल करते तो उसको ये माना जाएगा कि जो है आपने जो है उसमें अनविलिंग है, मतलब आप उसको फिल नहीं करना चाहते, मतलब जो आप प्रेफरेंस नहीं दोगे ना तो उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। अगला जो प्रश्न इन्होंने आंसर दिया है कि क्वारी अगर आपको है फॉर्म फिल करने के टाइम पे कोई भी क्वारी है तो कहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं उसको, मतलब किसी को हेल्पलाइन नंबर कोई बता दो। तो इन्होंने एक ईमेल दे दी, ठीक है, और साथ में 2 नंबर दे दिए। वहाँ यहाँ पे जो है आप अपना जो है क्वारी लेकर जा सकते हो, यहाँ कॉल कर सकते हो। तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है आप अपनी क्वारी बता सकते हो उनको। तो अगला प्रश्न कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो है फाइनल सबमिट हो गया, तो उन्होंने बताया पहले फ़ी पे कर दो, उसके बाद आपको जो है एसएमएस या फिर ईमेल आपको आ जाएगी। अगला प्रश्न, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा, क्या रिफ़ंड होगी मेरी फ़ीस अगर रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन? तो आपको जो है नहीं रिफ़ंड होगी फ़ीस अगर आपका फॉर्म किसी तरीके से रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रिंट आउट ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ अपना प्रिंट आउट। इसको बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि जो है अपना एप्लीकेशन, मैंने पहले बोला कि एप्लीकेशन ज़रूर जो है अपलोड करते हो, जो जितना भी मतलब डाउनलोड करते हो, जो फिल करने के बाद जितना भी, उस एप्लीकेशन को संभाल के रखना, क्योंकि यही आपसे पूछा मतलब ली जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए। मैंने नहीं, सॉरी, रेलवे ने जितने भी जवाब दिए हैं आपको सॉरी, तो सारे के सारे जवाब दे दिए रेलवे ने। आई होप आपके सारे के सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अच्छे से जो है नोटिफिकेशन जो भी है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, इतने भी आपकी जो है एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो इसमें सारी की सारी बताई हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों यही मकसद था कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं, आपके जितने भी इस फॉर्म को लेकर हैं सॉरी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। हमारा पहली बार ये जो लाइव था, ठीक है, लाइव का एक्सपीरियंस था पहली बार का, तो पता नहीं कैसा बना है, तो फिर भी अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब्स और आपके लाइक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है, फिर से बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना हमारे, तो उस पर भी आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।